कि ये फुटेज उनकी फिल्म को और भी असली बना सकती है। कुछ ही देर में अन्ना अपनी शानदार निशानेबाजी से सभी हमलावरों को खत्म कर देती है, लेकिन जब सब लोग राहत की सांस लेकर वापस नाव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी अन्ना का पीछा कर रहा वो खतरनाक आदमी अचानक सामने आ जाता है। वह बंदूक तानकर पूछता है कि अन्ना कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अन्ना पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। मौका मिलते ही सभी लोग जल्दी से नाव लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। खतरे से बचने के बाद अन्ना डग और उसके दोस्तों से कहती है कि अब सबसे सही यही होगा कि वह उन्हें सीधे एयरपोर्ट पहुंचा दे ताकि वे सुरक्षित घर लौट सकें। डग तुरंत उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब तक हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिफ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जिंदगी का सपना थी। हालांकि डग अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जंगल में विशाल अजगर भी था और खतरनाक अवैध खनिक भी। आखिरकार ग्रिफ मजबूरी में चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। उस रात जब बाकी लोग सो जाते हैं, डग अकेले बैठकर अपने बेटे द्वारा दिया गया छोटा सा गोल्डन अवार्ड देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह अभी हार मान गया तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वह पूरी रात जागकर फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखता रहता है। अगली सुबह वह सभी दोस्तों को इकट्ठा करके अपनी नई कहानी सुनाता है। डग की नई कहानी सुनते ही सभी दोस्त उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी फिल्म सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी नहीं बल्कि एक बड़ी और दमदार कहानी बन चुकी है। वे फैसला करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार वे अपने अधूरे सपने को पूरा करके ही रहेंगे। डग अन्ना को भी फिल्म में एक नया रोल ऑफर करता है। हैरानी की बात ये थी कि अन्ना कैमरे के सामने बेहद शानदार एक्टिंग करती है। उसकी हर परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल लगती है कि सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। शूटिंग के दौरान अचानक दो बड़ी नावें उनके जहाज के पास से गुजरती हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद कोई और फिल्म यूनिट भी जंगल में शूटिंग कर रही है, लेकिन क्लेयर और केनी एक दूसरे की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि मामला कुछ और है। जब उन बड़ी नावों के लोगों को फिल्म के बारे में बात करते सुना जाता है तो डग और बाकी दोस्तों को शक होने लगता है। तभी डग अचानक ग्रिफ से सीधा सवाल पूछता है, क्या उसने सच में फिल्म के राइट्स खरीदे थे? कुछ पल की खामोशी के बाद सच्चाई सामने आ जाती है। ग्रिफ ने शुरुआत से ही सबसे झूठ बोला था। उसके पास किसी फिल्म का कोई अधिकार नहीं था। वह सिर्फ अपने दोस्तों को इस खतरनाक सफर पर लाने के लिए झूठी कहानी बना रहा था। ये सुनते ही डग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहता है कि उसने इस फिल्म के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, जबकि ग्रिफ ने उसे शुरू से बेवकूफ बनाया। इतने सालों की दोस्ती और भरोसा एक पल में टूट जाता है। गुस्से में डग उसी वक्त ग्रिफ को फिल्म से निकाल देता है। दूसरी तरफ ग्रिफ भी जिद में आ जाता है। क्लेयर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और छोटी नाव लेकर अकेले वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्ती पूरी तरह बिखर चुकी थी। लेकिन जैसे ही ग्रिफ कुछ दूर पहुंचता है, उसकी नजर उन दो बड़ी नावों के टूटे हुए मलबे पर पड़ती है जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। दोनों जहाज पूरी तरह तबाह हो चुके थे, जैसे किसी विशाल ताकत ने उन्हें चीर कर रख दिया हो। ग्रिफ अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक किनारे से एक घायल और डरी हुई महिला उसकी तरफ भागती हुई आती है और मदद मांगने लगती है। उसकी हालत देखकर ग्रिफ के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत नाव मोड़ता है और पूरी रफ्तार से वापस लौटने लगता है ताकि डग और बाकी लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बता सके। उधर दूसरी तरफ डग और बाकी लोग अब भी अनजान थे कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। डग एक खूबसूरत जगह देखकर वहां कुछ सीन शूट करने का फैसला करता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि पहले ग्रिफ को ढूंढना जरूरी है। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि अचानक अन्ना बंदूक निकालकर सब पर तान देती है। वह उन्हें जबरदस्ती नाव से नीचे उतरने का आदेश देती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिस अन्ना पर उन्होंने भरोसा किया था वही अब उनके खिलाफ खड़ी थी। जब ग्रिफ वापस जहाज पर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता। पूरी नाव खाली पड़ी थी। सिर्फ एक छोटी बोट किनारे लगी थी जिसमें एक राइफल रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अन्ना डग, केनी और क्लेयर को जंगल के अंदर बनी एक झोपड़ी तक ले जाती है। वहाँ वह उन्हें पानी के अंदर छिपे बैग निकालने को कहती है। जैसे ही डग बैग खोलता है, उसके अंदर चमकता हुआ सोना देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब सच सामने आता है कि अन्ना सिर्फ नाव चलाने वाली लड़की नहीं बल्कि अवैध सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा थी। धोखे से भड़का डग गुस्से में सोने से भरा एक बैग वापस पानी में फेंक देता है। तभी अचानक वही खतरनाक आदमी वहां पहुंच जाता है जो पहले से अन्ना का पीछा कर रहा था। वह बंदूक तानकर अन्ना को हथियार नीचे रखने को कहता है, लेकिन फिर वह खुद को सरकारी एजेंट बताता है। उसका कहना था कि वह सरकार की तरफ से इन अवैध गोल्ड माइनर्स पर नजर रख रहा है
और अन्ना ब्राजील के सबसे खतरनाक अपराधी गिरोहों में से एक की सदस्य है। अब डग और उसके दोस्त पूरी तरह उलझ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अचानक एक गोली चलती है और उस आदमी के पैर में लगती है जो खुद को सरकारी एजेंट बता रहा था। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रिफ था, जिसने रास्ते में पड़ी राइफल उठा ली थी। ग्रिफ फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए खुद को सबका रक्षक समझने लगता है और स्टाइल मारकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसका ये हीरो वाला मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही पल अन्ना फिर से हालात पर काबू पा लेती है और मौका देखकर उस आदमी को गोली मार देती है जो जमीन पर गिरी बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। अब अन्ना पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। तभी क्लेयर अचानक आगे बढ़कर जोरदार हेडबट मारती है और अन्ना को गिरा देती है। बस फिर क्या था, चारों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जंगल से भागना इतना आसान नहीं था। कुछ दूर जाते ही डग को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है। उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। ऐसे में केनी एक अजीब देसी इलाज सुझाता है, घाव पर पेशाब डालकर जहर का असर कम करने का। हालात इतने खराब थे कि किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं था। क्लेयर अपने कपड़ों की वजह से मदद नहीं कर सकती थी और ग्रिफ कई दिनों से पानी की कमी की वजह से खुद बुरी हालत में था। आखिरकार ये शर्मनाक जिम्मेदारी केनी को निभानी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से वे डग की हालत थोड़ी संभाल पाते हैं, लेकिन सभी समझ चुके थे कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। इसी दौरान डग टूटे हुए दिल से ग्रिफ से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि सालों पहले उसे ग्रिफ को अपने साथ लॉस एंजलिस ले जाना चाहिए था। दूसरी तरफ ग्रिफ भी रोते हुए मानता है कि फिल्म के राइट्स को लेकर उसने सबसे झूठ बोला और अपने दोस्तों का भरोसा तोड़ा। इतने सालों की नाराजगी और दर्द आखिरकार बाहर आने लगता है। लेकिन क्लेयर समझ जाती है कि अगर वे वहीं रुके रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वह जबरदस्ती सबको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। काफी देर तक भटकने के बाद वे लोग एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं जहां से जंगल का थोड़ा साफ नजारा दिखाई देता है। केनी दूरबीन निकालकर सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी आसपास झाड़ियों में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डरते हुए ग्रिफ आगे बढ़कर देखता है और जो नजारा उसके सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कई जानवरों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थीं, जिनमें एक मरा हुआ जंगली सुअर भी था। सभी समझ जाते हैं कि ये विशाल अजगर का खाना जमा करने का ठिकाना है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह अजगर का ध्यान भटकाना। मजबूरी में वे डग के बेहोश शरीर और मरे हुए सुअर को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। जैसे ही केनी सब सेट करता है, अजगर वहां पहुंच जाता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी अचानक चमत्कार होता है। डग को होश आ जाता है और वह घबराकर भागने लगता है। इसी अफरा तफरी में उसकी पीठ पर रखा मरा हुआ सुअर भी अचानक जिंदा हो उठता है। अब पूरा सीन इतना पागलपन भरा हो जाता है कि खुद अजगर भी कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है। आखिरकार वही जंगली सुअर अजगर का शिकार बन जाता है और डग की जान बच जाती है। चारों दोस्त जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागते हैं और काफी दूर जाकर रुकते हैं। मौत को इतने करीब से देखने के बाद अब उनके बीच कोई झूठ, गुस्सा या शिकायत नहीं बचती। सभी एक दूसरे से दिल से माफी मांगते हैं और फिर से एक टीम बन जाते हैं। रात होते होते वे वापस अपनी बड़ी नाव के पास पहुंचते हैं। तभी ग्रिफ की नजर एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। वह तुरंत मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलता है, अचानक विशाल अजगर अंधेरे से हमला कर देता है। तभी आसमान में कई फ्लेयर गन की रोशनी चमकती है और अजगर पीछे हट जाता है। फिर अंधेरे में से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। पहले तो सभी डर जाते हैं, लेकिन जब वह रोशनी में आता है तो वे हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि पुरानी एनाकोंडा फिल्मों का मशहूर अभिनेता आइस क्यूब होता है। आइस क्यूब उन्हें जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही डग तुरंत उससे पूछता है कि उनकी फिल्म के स्क्रिप्ट में विशाल अजगर को कैसे मारा जाना था, लेकिन जवाब सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। एस बताता है कि फिल्म का लेखक अभी तक उस हिस्से की स्क्रिप्ट पूरी ही नहीं कर पाया था, यानी जिस प्लान के भरोसे वे अपनी जान बचाने की उम्मीद लगाए बैठे थे वो कभी लिखा ही नहीं गया था। तभी एस को अचानक याद आता है कि डायरेक्टर ने जंगल में कई जगह बड़े बड़े विस्फोटक और आतिशबाजी वाले ट्रैप लगवाए थे ताकि इमरजेंसी में उनका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उन्हें चालू कैसे करना है। तभी केनी, जो अब तक नशे से पूरी तरह बाहर आ चुका था, कहता है कि उसे सिस्टम समझ आ गया है और वह इन्हें एक्टिव कर सकता है। इसके बाद एस अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए अकेले जंगल में वापस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह सबके साथ एक फोटो खिंचवाता है, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि शायद वह वापस ना लौटे। उसके जाते ही डग और बाकी दोस्त तुरंत एक आखिरी प्लान बनाते हैं। केनी को लाइट और धमाकों का कंट्रोल संभालना था, क्लेयर को जनरेटर चालू करना था और ग्रिफ को विस्फोट का रिमोट दिया गया। वहीं डग खुद गाड़ी चलाकर उस विशाल अजगर को तय किए गए जाल की तरफ खींचने वाला था। प्लान बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें जरा सी गलती का मतलब सीधी मौत था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद ग्रिफ जंगल की तरफ मुंह करके
जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि अजगर बाहर आ जाए, लेकिन तभी अचानक वो दानव जैसी विशाल सांप साइड से हमला कर देता है। अगर डग 1 सेकंड भी देर करता तो वहीं खत्म हो जाता। वह पूरी स्पीड से गाड़ी मोड़ता है और किसी तरह उस हमले से बच निकलता है। दूसरी तरफ क्लेयर और केनी जान जोखिम में डालकर बिजली का सिस्टम ठीक करने में जुटे रहते हैं। आखिरकार जनरेटर चालू हो जाता है और पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। अब विशाल अजगर पूरी तरह गुस्से में डग की गाड़ी का पीछा करने लगता है और धीरे धीरे उसी जगह पहुंच जाता है जहां विस्फोटक लगाए गए थे। जैसे ही अजगर जाल के बीच पहुंचता है, केनी चिल्लाकर ग्रिफ को इशारा देता है। ग्रिफ बिना देर किए बटन दबा देता है। अगले ही पल पूरा जंगल एक जोरदार धमाके से कांप उठता है। आग की लपटें आसमान तक पहुंच जाती हैं और ऐसा लगता है कि उस विस्फोट ने विशाल अजगर को खत्म कर दिया है। चारों दोस्त राहत की सांस लेते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जलती हुई आग के बीच से वो विशाल अजगर फिर से बाहर निकल आता है। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। ये देखकर सभी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्रिफ की नजर पास पड़े एक तेल के ड्रम पर जाती है। अचानक उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वह फिल्मों के हीरो बनने के सपने देखा करता था। वह धीरे धीरे अपनी बंदूक निकालता है, निशाना साधता है और पूरी हिम्मत के साथ गोली चला देता है। गोली सीधे तेल के ड्रम में लगती है और अगले ही पल एक और भयानक धमाका होता है। इस बार आग की लपटें उस विशाल अजगर को पूरी तरह निगल जाती हैं। आखिरकार वो मौत का दानव खत्म हो जाता है। चारों दोस्त मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल आते हैं। कहानी के आखिर में डग और उसके दोस्तों की फिल्म रिलीज होती है और लोगों को बेहद पसंद आती है। उनकी फिल्म हिट हो जाती है और चारों दोस्तों का बचपन का सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। कुछ दिनों बाद पुरानी एनाकोंडा फिल्म की स्टार जेनिफर लोपेज डग से मिलने आती है। वह बताती हैं कि उन्हें डग की डायरेक्शन बहुत पसंद आई और वो चाहती हैं कि डग अगली एनाकोंडा फिल्म डायरेक्ट करे। ये सुनते ही डग खुशी के मारे बेहोश हो जाता है। इसी के साथ कहानी का सुखद अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। फिर से तू भी थाम ले, हम यहाँ तो मैं तेरे ही नामों के अभी जाम ले, कैसे मालूम है